हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ दूसरा लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट और एवरेज एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे, परसेंटेज एफिशिएंसी सीखेंगे और स्टोइचियोमेट्री से पहले पहले स्टोइचियोमेट्री भी सीख लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स, मिक्सिंग वगैरह सब खत्म हो जाएगी। तो आज अब हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास मोल। मोल क्या होता है? मोल एक काउंटिंग नंबर होता है, इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट। और मोल एक तरीके से, मतलब हम कैसे देखें, कैलकुलेशंस के लिए ही इस्तेमाल कैसे हम यूज करेंगे। जैसे 1 दर्जन में 12 किलो होते हैं। सिमिलरली मोल का जैसे रिप्रेजेंटेशन होता है एन ए, विच इज एन एवोगैड्रो नंबर ओनली, नाम वही है। सो 1 मोल इज इक्वल्स टू एन ए। और एन ए की वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास, अगर मैं बोलूँ जैसे मेरे पास 1 दर्जन केले है, तो मैं क्या, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास 12 केले हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास बंच ऑफ चॉकलेट्स है, तो रफली 5-6 चॉकलेट्स आ जाएगी ऐसे। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ चॉक है, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी चॉक्स हो जाएगी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 चॉक्स हो जाएगी। तो कैलकुलेशंस के लिए हमें यही चीज याद रखनी, और कोई चीज याद रखने की इतना हमें जरूरत नहीं है। बाकी इसकी डेफिनेशंस क्या होती है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैं लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है। तो it is the amount of substance entities in 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का और भी आइसोटोप्स होते हैं, C13 होता है, C14 होता है। मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी में कहीं पे भी एनवायरनमेंट में C12 आइसोटोप जो होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सो साइंटिफिकली बेसिस पे अगर हम देखें, एक बेस होता है हर चीज का मेजर करने का। जैसे जीरो से हम मेजरमेंट स्टार्ट करें, तो वैसे ही कार्बन आइसोटोप में 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप में जितने नंबर ऑफ एंटिटीज होगी, उतने ही नंबर का जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम मोल कह देते हैं। और वो वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, सो ये हमारे पास डेफिनेशन है, बिल्कुल फॉर्मल डेफिनेशन। और इसका मतलब क्या है? रफली अगर मैं बोलूँ तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? कितने होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, सो मोल बेसिकली ये होता है, मोल एक नंबर होता है, काउंटिंग यूनिट होती है। अब हम देखेंगे जैसे एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ H2 गैस में हमारे पास कितना नंबर होगा, किस चीज का? ऑब्वियसली बात है, अगर मैं H2 गैस ले रहा हूँ तो मेरे पास दो चीजें हो सकती है, या तो मैं H2 मॉलिक्यूल का नंबर देख सकता हूँ, या मैं हाइड्रोजन का नंबर देख सकता हूँ। सो 1 मोल ऑफ H2 गैस में मेरे पास कितना नंबर हो जाएगा H2 मॉलिक्यूल्स का? अगेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 हो जाएंगे। और अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो मेरे पास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में मेरे पास हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसका डबल हो जाएगा। ओके, ये सिंपल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मोलर मास की। मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सैंपल। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सैंपल। कोई भी सैंपल अगर मैं लूँ, अगर मैं बोलूँ मेरे पास फास्फोरस का सैंपल है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास HCl का सैंपल है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास H2SO4 का सैंपल है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl का सैंपल बताओ क्या होगा, 1 मोल ऑफ HCl का सैंपल का मास क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना, HCl का जो भी AMU में होता है मास, क्या होता है HCl का AMU? मैंने पिछली बार लिस्ट दी थी, उसको याद करना बहुत जरूरी है। 36.5 होता है। सो 1 मोल HCl का मास क्या होगा? 36.5 ग्राम। सी, पहले भी मैंने बताया था, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जब 1 मोल ऑफ सैंपल की बात होती है, जब हमारे पास 1 मोल ऑफ सैंपल की बात करेगा, तो जिस भी चीज के सैंपल, जो भी हमारे पास सैंपल है, उसका जो भी मास एमयू में है, उसकी जगह, एमयू की जगह हम ग्राम लिख देंगे। ओके, कोई भी चीज है, मान लो अगर मैं बोलूँ, दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सल्फर एटम। मोलर मास ऑफ सल्फर कितना है? सिंपल, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है, मैंने ही पूछ लिया लो। तो फिर सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 एमयू। पर हमसे पूछा क्या है? मोलर मास पूछा है, तो हम एमयू की जगह हटाकर क्या लिख देंगे? 32 ग्राम। सिंपल, और कुछ नहीं करना। और इन लेक्चर्स में अगर कोई मैं क्या करूंगा, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा याद रखने की, डायरेक्ट चीजें बताऊंगा। इधर उधर की बातें मैं नहीं करना चाहता, जो नीट में आ सकती है मैं वही बातें बताऊंगा, स्टेटमेंट भी बताता रहूंगा। तो जैसे मैंने पिछले अभी स्टेटमेंट बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो डायरेक्ट डेफिनेशन थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस जो होंगे मैं स्क्रीन पे ऐड करवा दूंगा, और वो बैठ के सॉल्व करना, और हो ही जाएंगे होपफुली। कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? मास। कैलकुलेट मास, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 2 मोल Na एटम्स, 4 मोल हीलियम एटम, 5 मोल H2O मॉलिक्यूल, 2 Na
मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, लास्ट नॉट लीस्ट 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पॉज करके सबके सभी क्वेश्चन करेंगे, नहीं होगा डोंट वरी, शुरुआत ही करी है मोल कॉन्सेप्ट की, मैं हर एक क्वेश्चन करवा भी रहा हूँ। ओके, पॉज करके सोल्व करो। तो अब हम चलते हैं पहले पार्ट पे, जो कि क्या था, 2 मोल Na एटम्स का मास कितना हो जाएगा। 2 मोल Na सॉरी, ये दूसरा Na है, ये सोडियम है, एटम का मास क्या होगा। सी हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ Na, ठीक है। अब क्योंकि एक Na का मास हमारे पास कितना होता है, AMU में हम निकालेंगे, कितना होता है 23 AMU। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल Na का मास कितना हो जाएगा, अभी भी बताया AMU में था 23, तो 1 मोल Na का वही 23 ग्राम हो जाएगा। पर हमें दे क्या रखा है 2, तो मैं क्या करूंगा, 2 मोल है तो कितना हो जाएगा 23 इंटू में 2 विच इज 46 ग्राम्स। हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करना है, एक को ले रहे हैं यूनिटरी मेथड के थ्रू करना है। अगर क्योंकि अभी आगे फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला बेस बहुत इजी हो जाता है, बट अगर कुछ भी समझना है ना तो हमेशा यूनिटरी मेथड का पाथ लेना है। तो पहले का आंसर कितना आया 46 ग्राम। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसका क्या है हमारे पास 4 मोल हीलियम एटम्स। 4 मोल हीलियम एटम्स पूछा है। तो देखो एक हीलियम एटम का देखेंगे, एक हीलियम का हमारे पास कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम विच इज 4 AMU। अब अगर मैं बोलूं 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल हीलियम का कितना हो जाएगा 4 ग्राम, AMU की जगह ग्राम कर देना है। और अब मेरे पास है कितना 4 मोल हीलियम है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 ग्राम। आंसर क्या आ गया 16। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, 5 मोल H2O मॉलिक्यूल। ओके, 5 मोल H2 मॉलिक्यूल, सिंपल H2O, एक H2O का कितना मास होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का कितना मास होता है 18 AMU। अगर मैं बोलूं 1 मोल का तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। मेरे पास है कितने 5 मोल H2O, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 5, 5 8 40, 5 1 5 विच इज 90 ग्राम। आंसर क्या आ गया 90। चलो ये भी हो गया, मॉलिक्यूल वाला भी हो गया। फोर्थ पार्ट क्या था, 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो देखो ग्लूकोज में हमारे पास क्या होता है, एक ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज को G की तरह रख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, तो एक ग्लूकोज का कितना होता है 180 AMU। एक मोल का कितना हो जाएगा, एक मोल ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180 ग्राम। अब देखो इसने क्या मॉलिक्यूल्स में दिया है, सिंपल देखो कुछ नहीं है, एक मोल का मतलब कितना होता है Na which is 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स एटम्स व्हाटएवर, ठीक है, ये नंबर है। तो 1 मोल ग्लूकोज का मतलब कितना है, 1 मोल ग्लूकोज हम क्या लिख सकते हैं 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, या फिर मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली Na लिख सकता हूं। तो Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना है, सेम 180 ग्राम। तो हमें दिया कितना है 2 Na, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180 into 2 which is 360 ग्राम। सिंपल, क्या है आंसर 360 ग्राम। ऐसे ही क्वेश्चन करने, ठीक है। सबसे जरूरी ये वाला मेन चीज है, ये बेसिक है कि एक मोल का मतलब क्या होता है Na, Na क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। ओके, अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या है मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अभी और भी देखो, अब मैं बता ही दिया है तो मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर क्या था 360। अब जैसे मैंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास 180 ग्राम है, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज का मास कितना है 180 ग्राम। अब एक ग्लूकोज में मेरे पास कितने होते हैं 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि चलो कोई नहीं, आगे क्वेश्चन में कर लेंगे, ये कट कर देना थोड़ा पार्ट। चलो ये पार्ट हो गया, और फिर अब मेरे पास क्या है लास्ट फिफ्थ विच इज 2 मोल इलेक्ट्रॉन। सिंपल, इलेक्ट्रॉन का कितना मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। यस, एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है। तो फिर अब मेरे पास 1 मोल ऑफ कितना हो जाएगा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा। देखो एक का इतना है, एक मोल में कितना नंबर आता है, एक मोल में कितना नंबर आता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो फिर एक का इतना है, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना हो जाएगा, एक का पता है ना। ये वही वाला लॉजिक है कि एक चौक का प्राइस 2 रुपए है, तो 2 चौक का प्राइस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो फिर इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ओके, Na की फॉर्म में लिखूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू Na।
ये मेरे पास क्या है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास है। मुझसे पूछा तो 2 मोल का है, कुछ नहीं, 1 का पता है, 2 का बता दो, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, 2n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ओके, ये हमारे पास हो गया। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस है, और मैं क्या करता हूँ, मैं क्लासेस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूँ। आप ये सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट करना जरूरी है। और पीवाईक्यू करो, इधर उधर के क्वेश्चन देखो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि लोग कहते हैं इधर उधर के क्वेश्चन मत जाओ, अलग अलग कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन वगैरह मत उठाओ, अच्छी कोचिंग जैसे एलन वगैरह के क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं प्रैक्टिस, डजंट मैटर, चैप्टर वाइज सब कर सकते हैं, हो पाए ना हो पाए तो मोरल डाउन नहीं करना, वहाँ पे अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट यही है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें जेई वगैरह में नहीं पूछते, ये भी पूछते हैं, ये भी बहुत काम का, अभी मैं जेई एडवांस के भी क्वेश्चन कुछ कुछ है मेरे नोट्स में, तो वो भी करवाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे। अच्छा, अब एक और चीज मेरे पास क्या है नोट, देखो अगर कहीं भी क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिख जाए, ग्राम एटम स्लैश ग्राम आयन स्लैश ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या होता है, नथिंग, इसका मतलब भी मोल ही होता है। ओके, इसका मतलब भी मोल होता है, ये भी एक नोट है, इसको लिख लो। क्वेश्चन में बताता हूं, 2 ग्राम ऑफ एटम, 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ऐसे ऐसे मैं बता दूं। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 ग्राम एटम ऑफ हीलियम, इसका मतलब क्या है, ग्राम एटम है कुछ नहीं, मोल, इसका मतलब क्या है 2 मोल ऑफ हीलियम। ऑब्वियसली बात है, हीलियम है, मॉलिक्यूल तो वगैरह दे नहीं रखा, तो हीलियम तो वैसे भी इनर्ट है, तो 2 मोल ऑफ हीलियम, सिंपल, आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एटम्स है हीलियम के केस में, इजी। ग्राम एटम वगैरह का मतलब वो होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत जरूरी भी होता है और बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये बात याद रखना, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने में दिक्कत आ रही हो, मान लो फॉर्मूला बेस्ड, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो हम यूनिटरी मेथड में चल जाएंगे, जो भी मैंने आज तक करवाया पिछले सेशन में और इस वाली क्लास में। ओके, तो यूनिटरी मेथड से हमेशा आंसर आते हैं, तो वो वाला जो हमारे पास प्रोसेस है, वो वाला जो तरीका है क्वेश्चन करने का, वो कभी नहीं भूलना, बाकी फॉर्मूला काम आसान बनाने के लिए होते हैं। सो अब हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे। नंबर ऑफ मोल्स के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, विच इज गिवन मास, ये क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, इसको एम से डिनोट कर दूं, ये है गिवन मास एंड दिस इज मोलर मास। ओके, एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, एन अपॉन में एन, यानी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स। कोई भी क्वेश्चन में इतने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं सोडियम के, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं H2O के, तो ये n उसको डोनेट करता है, नंबर जो भी दे रखा होगा किसी भी चीज का सैंपल का, तो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल, और ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मात्र ये दोनों फॉर्मूले मोर देन इनफ है, और कुछ नहीं करना। फन फैक्ट ये है कि ये दोनों फॉर्मूले भी यूनिटरी मेथड से ही आए हैं। ओके, आंसर 100% आने के चांस है इसमें, कभी कभार नहीं आते आंसर, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह हो जाती है, अप्रोच थोड़ी गलत लग जाती है, मुश्किल हो जाता है कभी कभार अप्रोचेस, तो हम कभी कभार अगर ये वाले मैं अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ये फॉर्मूला यूज ना होके यूनिटरी मेथड वाले से आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाले फॉर्मूले तो लर्न करना ही है, इनसे आंसर बहुत जल्दी आता है, नहीं आए तो यूनिटरी मेथड वाले फॉर्मूले से करना है। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अब मैं क्वेश्चन एक पूरा अच्छा खासा करवा देता हूँ, चलो इजी। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, 90 ग्राम ग्लूकोज हमें ये दे रखा है, क्या है ऑप्शन की, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, पहला पार्ट। दूसरा क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। तीसरा पार्ट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, और कौन सा होता है, ऑक्सीजन, यही तो पूछेंगे, तो ये हमें बताना है। ये 3 पार्ट है, 90 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, पॉज करके सॉल्व करो। पहला पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस डेटा में, और तीसरा पार्ट है कि कार्बन के कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इस सैंपल में। ओके, पॉज करके सॉल्व करो। अब हमारे पास क्या है, पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके, अब गिवन मास कितना है मेरे पास, 90, मोलर मास, ग्लूकोज का मास कितना होता है, मैंने वहां पे जो टेबल लिखवाया ना वही यहाँ पे लिखना है, वही मोलर, क्योंकि यार एमयू की जगह मास ही तो ग्राम ही तो लगाना है, तो ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम लिख दूंगा, सिंपल। ये कितना आ जाएगा, 1/2 मोल, या फिर मैं इसको 0.5 मोल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/2 मोल। अब मैं चलता हूँ बी पार्ट पे। अब क्या पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, देखो मोल्स कितने हैं, हाफ मोल है मेरे पास ग्लूकोज के। ठीक है, इसको खोलना ही है, ऑब्वियस सी बात है, इसको ओपन ही करना है। 1/2 मोल ग्लूकोज में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ नंबर में, हाफ मोल मतलब इतना,
और इसकी वैल्यू कितनी है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 2। इसको काट दो, ये कितना आ गया 3.011, क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं 0.22 भी ले लेते हैं, तो 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एटम, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये हमारे पास आंसर है। समझ आया, खोलना है बस, ये नंबर का खेल है सारा, ये बहुत बच्चों वाला खेल है, यूनिटरी मेथड वाली चीज है। आ गया ये आंसर। या फिर मैं इस क्या लिख सकता हूँ Na/2 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये भी आंसर लिख सकता हूँ, बात तो वही है। अब मेरे पास क्या है सी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सी नंबर ऑफ मोल पता है ना, तो हर चीज पता चल जाएगी। C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब नंबर ऑफ मोल कितने, हाफ। तो देखो एक ग्लूकोज में कितने 6 कार्बन है, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना उनसे इतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ मोल है तो मेरे पास कार्बन के कितने मोल्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोल्स होता है। देखो अगर मेरे पास एक मोल ऑफ, मैं एक बार इसको बहुत इजी वे में बताता हूँ। देखो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ एज्यूम 1 मोल C6H12O6, इसका मतलब मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ से मेरे पास 6 मोल्स ऑफ कार्बन है, क्योंकि देखो एक मोल में एक कार्बन, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 है, 6 कार्बन है। तो 1 मोल ऑफ दिस ग्लूकोज में कितने कार्बन हो जाएंगे, सिंपल 6। ये भी समझ में नहीं आया, अगर मेरी बात थोड़ी मेरे बोलने का तरीका थोड़ा समझ नहीं आया, सिंपल याद रखो एक मोल है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी है वही मोल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 6 कार्बन एटम्स तो 6 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, इस एक मोल ऑफ ग्लूकोज में। ऑल्सो इसी मोल ऑफ ग्लूकोज में, इसी सैंपल में मेरे पास 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन है सिमिलरली, और 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंपल। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे लिख दूं 2 मोल, अगर मैं लिखूं 2 मोल ऑफ ग्लूकोज है, तो क्वेश्चन क्या है कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ। तो देखो सिंपल, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में मेरे पास 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे 12 मोल हो जाएंगे, और मेरे पास है कितने 2 मोल, तो 2 मोल ग्लूकोज में कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे 12 इंटू 2 24, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, ये सब यूनिटरी मेथड करना है यहाँ पे। अब मेरे पास देखो एक्चुअल में हमारे आंसर में कितने मोल्स है, हाफ मोल है, तो सिंपल अब कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे, यहाँ से कार्बन के कितने मोल हो जाएंगे 6/2 विच इज 3 मोल्स, 3 मोल कार्बन हो जाएंगे, 12/2 विच इज 6 मोल हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ऑक्सीजन और ये तो सेम ही है, तो फिर ये कितना हो जाएगा अगेन 6/2 विच इज 3 मोल ऑक्सीजन। समझ आया, वेरी वेरी इजी है, बिल्कुल भी इसमें टेंशन वगैरह की नहीं, कैसे करना है। अब इसको भी हम खोल सकते हैं। कार्बन के अगर मैं बोलूं कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तो 3 मोल ऑफ कार्बन हमें पता चल गया। इस पूरे सैंपल में 90 ग्राम ग्लूकोज में 90 ग्राम ग्लूकोज को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करा, ठीक है, मोल से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। फिर अब उसने पूछा है कि कार्बन के एटम्स कितने हैं, अगर पूछ लिया तो हाफ मोल ऑफ ग्लूकोज में मेरे पास कितने कार्बन के मोल है 3 मोल है, और फिर इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें नंबर ऑफ एटम्स में, तो 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपल 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अगर सेम चीज अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछ ले किसी भी क्वेश्चन में, हमें बस खोलना आना चाहिए, मल्टीप्लाई वगैरह करना है, यूनिटरी मेथड करना है। ओके, ये क्वेश्चन अगर कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ आए तो एक बार रिपीट पे देख लो, तब भी नहीं समझ आए एक बार वापस से इन नोट्स को वापस से पढ़ो, और ना समझ आए तो फिर किसी और टीचर से देख लो पर ऑनेस्टली इससे इजी एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो ये समझ आ गया, डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी हमें आगे बढ़ना है। ये मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी मैं क्वेश्चन हो सके तो मैं एट द एंड डाल दूंगा। ओके, अब मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, देखो सबसे पहला ये बी सी डी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट दी थी एटॉमिक मास की, पूरे एटम्स की जो लर्न करें वो बहुत कम आएगी, ये मिनटों में हो जाता है क्वेश्चन। देखो क्या है, मिनटों सॉरी सेकंड्स में, 1 ग्राम ऑफ mg, 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ 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 किसका, O2 लिथियम और Ag। हमें क्या बताना है, हमें बताने की मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसमें है, मैक्स एटम्स किसमें है। सबके सब एक बार सॉल्व करो, और मैं भी करता हूँ, सॉल्व करो। 1 ग्राम ऑफ mg, ठीक है, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। mg में हमारे पास क्या है 1 ग्राम है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है mg का, मैग्नीशियम का 12 12 2 से 24, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स। O2 8 2 16, और क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है तो 16 2 32 मॉलिक्यूलर मास 1/32 मोल्स। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 2 6, फिर ये 7, तो फिर ये कितना हो जाएगा 1/7 मोल। और Ag का कितना होता है 1 ग्राम, और फिर Ag का कितना होता है 108,
तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। कितना, 1/24, 1/32, 1/7 एंड 1/108, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है। अब इनको कंपेयर कर लो, क्योंकि देखो अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंटू में एन इंटू में एन इंटू में एन इंटू में एन ही होगा, ठीक है। हम इसी वैल्यू को कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा जिसका होगा उसी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली देखो ये बेसिक मैथ सारी चीजें, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो मेरे पास वो वैल्यू ज्यादा होती है। 1/2 और 1/3, इन दोनों वैल्यूज में बड़ा कौन सा है, 1/2 बड़ा है और 1/3 क्या है, छोटा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर सेम है, इसलिए हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इन सब में न्यूमरेटर सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर हम देखें सबसे बड़ा किसका है, ये वाला, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स या सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं, और मैक्सिमम किसके होंगे, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, विच इज दिस। का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करना फिर से लिख के नोट्स में लिख लेना, ओके। अब हम देखते हैं, देखो अब मेरे पास क्या है, देखो क्वेश्चन, 2.3 ग्राम ऑफ Na+ आयन, ओके। हमारे पास ये, हमारे पास डेटा दे रखा है कि सोडियम आयन दे रखा है, डजंट मैटर एटम दे रखा हो, मॉलिक्यूल दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें निकालने से मतलब है, अब क्या ए बी सी, क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। देखो उसने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिया। दूसरा क्या है, अब उसने पूछा कि नंबर ऑफ आयंस बताओ, और तीसरा क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज बताओ, कैसे करेंगे, एक बार इसको करके देखो, ट्राई करके देखो, पॉज करके जरूर करना है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, पॉज करो और फिर करो। तो अब मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। देखो हम पहले नंबर ऑफ आयंस निकाल लेते, फिर पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकालो यार। देखो कितना है, 23 ग्राम हमें दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है 23 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम आयंस, देखो सोडियम आयन दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम से हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दे, तभी इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब मॉलिक्यूलर मास में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है नेग्लिजिबल मास का होता है। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23 ही तो होता है, यहाँ पे 23 लिख देंगे। इसका मतलब हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, 1 मोल है। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयंस निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, आयन निकालना है। अब देखो 1 मोल है हमारे पास, क्या 1 मोल Na+ आयंस है, ठीक है। तो इसका नंबर, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो, एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, Na विच इज एवोगैड्रो नंबर, सोडियम आयन है, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर है, ये हमारे पास है सेकंड ऑप्शन का आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखो सोडियम में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक सोडियम में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर से करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, और फिर सोडियम, कितने, 11। 11 क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल स्टेट में। मैंने बताया भी था कि 11 जो है एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रल स्टेट में ये एटॉमिक नंबर के भी बराबर होता है। बट देखो सोडियम के पास नॉर्मली न्यूट्रल स्टेट में कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका मतलब सोडियम आयन पे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक सोडियम आयन पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास है कितने, मेरे पास Na नंबर, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ सोडियम है। एक के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिंपल 10 इंटू Na हो जाएंगे। एक के पास 10 है तो Na के पास कितने हो जाएंगे, 10 Na, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का आंसर ये रहा, और ये दूसरे ऑप्शन का आंसर है, ठीक है। ये बार थोड़ा मिटा के ढंग से लिख देता हूँ। पहले का आंसर क्या है, 10 Na, दूसरे का आंसर क्या है, Na, एक मोल ही तो है। चलो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखो जब भी हमारे पास आ जाए कि हमें क्या बताना है, टोटल चार्ज, तो अब क्या है, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन का चार्ज हम कैसे निकालेंगे। देखो कोई भी चीज, मान लो मैं सोडियम ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे Mg2+ ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे Cl नेगेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। देखो सोडियम पे अब हम कैसे, इसको कैसे देखते हैं, सोडियम चार्ज पे कितना, हमारे सोडियम आयन है, इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, क्योंकि देखो इस पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इस पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है क्लोरीन आयन पे। बट मैग्नीट्यूड वाइज जब भी हम जाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। तो सोडियम के पास कितना चार्ज है, एक सोडियम आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लूज करा है ना, लूज ही तो करा है, वो चार्ज गेन हो गया, पॉजिटिव चार्ज गेन हो गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वाला चार्ज ना, हमें मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव से, तो कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिंपल, ये बात समझ आ गई, ओके। अब मेरे पास देखो एक सोडियम के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। मेरे पास है कितने सोडियम, Na सोडियम से मेरे पास है ना, Na है, तो फिर Na सोडियम के पास कितना चार्ज हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, यस।
ठीक है, तो ये चीज होगी, तो Na के पास कितना हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएगा। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को खोल सकता हूँ। Na इलेक्ट्रॉन को खोलो, देखो Na की वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022/2322, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, इंटू 10⁻23 इंटू में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.60 10⁻−19। यही कूलम, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना है जरूरी नहीं है, ऑप्शंस में है तो कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसको कैसे हम देखते हैं। देखो सिंपल है, सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो उस पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है ना, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन वाला जो चार्ज है उसके साथ साथ उसका चार्ज भी गया। ठीक है, तो जो सोडियम आयन पीछे बच गया, उस सोडियम आयन जो पीछे बच गया उसके पास उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कमी हो गई, समझ आया, तो उस पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यही है, उसके पास मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है। Mg2+ के पास क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए, चार्ज लेकर गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज अभी भी उस पर ही है। ठीक है, चाहे कमी वाला हो चाहे गेन वाला हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैटर करता है। तो ये समझ आ गया, मैग्नीट्यूड वाइज हम देखेंगे। डन, ये क्वेश्चन डन, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज आइसोटोपिक मास। देखो क्लोरीन का मास अगर मेरे को याद हो, आप सबको याद हो, जो कि क्या होता है, कितना होता है क्लोरीन का मास, 35.5। ठीक है, मैंने बोला था वो एवरेज होता है, हम आगे पढ़ेंगे, यही वो टाइम आगे हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि हमारे पास नेचर में क्या होता है, कोई भी एटम होता है उसके क्या आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है, सबसे पहली बात ये बात जाननी जरूरी है। आइसोटोप देखो कुछ नहीं होता, कोई एटम होता है, मान लो सी है, सी के पास हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, ये इसका मास नंबर होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, किसी एटम में न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, तो उससे क्या होगा, मान लो एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 12 की बजाय क्या आ जाएगा, 13। और अगर 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे 12 की बजाय क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, और नेचर में ये तीनों ही मिलते हैं। ठीक है, नेचर ही ऐसा है, कभी कभार क्या होता है, न्यूट्रॉन को आगे पीछे करता रहता है। तो ये क्या है, C12 आइसोटोप, ये C13 आइसोटोप, ये C14 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, एक ही एटम का। आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर उनका मास नंबर डिफरेंट है। समझ आया, आइसोटोप जिनका मास नंबर डिफरेंट हो पर उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। और अगर एटॉमिक नंबर सेम, इसका मतलब वो सेम ही तो एलिमेंट है, तो आइसोटोप हमेशा एक ही एलिमेंट के होंगे। ठीक है, तो ये आइसोटोप हो जाते हैं। तो अब आइसोटोप्स मिलते हैं, समझ आया, नेचर में हमारे पास आइसोटोप्स मिलते हैं। और क्या हम अब हम कैसे निकालेंगे मास, अगर मेरे को देखो, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमें, अगर मैं मास बोलूं, कार्बन का मास कितना हो जाएगा, मैं बोलूं 12, पर यार नेचर में तो 13 वाला भी मिलता है, नेचर में तो 14 वाला भी मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एवरेज निकालता हूँ तीनों का। कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं, देखो एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा, टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्लोरीन का एग्जांपल लेके। क्लोरीन के हमारे पास दो आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एक होता है Cl37, एक होता है Cl35। ये वाला होता है 75% नेचर में, और ये वाला कितना मिलता है, 25%। अब कैसे निकालूंगा मैं, मास निकालना है, फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा, देखो क्लोरीन 35 के लिए, क्लोरीन 35 के लिए देखो हमारे पास क्या है, हमें मास निकालना है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलर मास। मोलर मास हमें पता है कितना, 75। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, हाँ हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, ये जो अबंडेंस है इसी को ही नंबर ऑफ मोल्स मान लेंगे। मान लो ना कि हमारे पास 100 मोल्स है, तो 100 मोल्स में से 75 ये है और 100 मोल्स में से 25 ये वाले हैं, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, 75 इंटू मोलर मास कितना, 35। ये एक टर्म आ गई। ठीक है, फिर दूसरा मास किसका, 37 वाले आइसोटोप का, इसका अगर मैं मास निकालू, अगेन नंबर ऑफ मोल्स कितने, 25। ठीक है, और मास कितना, 37। ठीक है, और टोटल मोल्स हमने कितने एज्यूम करे हैं, 100। ठीक है, 100 की बात कर रहे हैं, 100 में से। अब इस फॉर्मूले में डाल दो। ठीक है, मास 1 प्लस मास 2 अपॉन में 100, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, आंसर कितना आ जाएगा, 35.5। ठीक है, ये एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही ज्यादा इजी वे में। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का ये फॉर्मूला होता है, टोटल मास अपॉन में टोटल मोल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रख लो। अब हम चलते हैं दूसरा, देखो अगर मेरे को मोलर मास निकालना है, अच्छा बताओ यूरिया का कितना मोलर मास है, जो भी मेरे पास क्या था, चार्ट था, यूरिया का कितना था, 60। ठीक है, यूरिया का 60 था। ऑक्सैलिक एसिड का कितना हो जाएगा, 90। ओके, NaHCO3 का कितना हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, जल्दी गैस करो,
कितना 84। ओके, ऐसे ये पूरा याद होना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं देखो गैसेस के बारे में, गैसेस का भी तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम गिवन अपॉन में 22.4 लीटर। अभी 22.4 लीटर क्या होता है, इट इज एसटीपी पे जो भी हमारे पास वैल्यू होती है किसी भी गैस की, कोई भी गैस ले लो। देखो आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस वो गैस होती है जो कि फॉलो करे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन फॉलो करे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, ये होती है आइडियल गैस। ओके, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मेरे पास वॉल्यूम्स, अगर मेरे पास वॉल्यूम दे रखे हैं किसी भी गैस की, ये मेरे पास होता है, ये वाली वॉल्यूम भी ऑब्वियस सी बात है लीटर में ही होगी, ऊपर अगर नीचे लीटर है तो ऊपर भी लीटर मिलेंगे, कन्वर्ट करना है अगर मिलीलीटर में लिखा रखा है इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। आइडियल गैस वो होती है जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगी। अब मेरे पास क्या होता है देखो, परसेंट, ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला है और कुछ जानने की जरूरत नहीं है यार, न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे ना, बाकी डीप डीप जाना है तो ऑब्वियसली बात है 11th 12th में पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ने का कोई इतना फायदा भी नहीं है ऑनेस्टली, इतना बहुत है। समझ आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला है, क्वेश्चंस आएंगे वॉल्यूम के बेसिस पे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने इस चैप्टर से भी, पी बाई क्यू करो और जो क्वेश्चंस में करवा रहे हो वो करो रिपीट करके, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस, बाकी बहुत इनफ है। अब हम देखते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, अब ये कैसे निकालते हैं देखो। ओके, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं ले लेता हूँ देखो H2SO4 ले लिया जैसे मैंने, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है, सल्फर कितना परसेंट प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि एक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो एटम्स है उनका कितना परसेंट है, कि मैं मान लो हाइड्रोजन का 25% है, सल्फर का 30% है, मतलब ऐसे ही, ठीक है, एज्यूम करके मान रहे ये बात। अब कैसे निकालेंगे इसको देखो, अगर मैं H2SO4 की बात करूँ तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालनी है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास हाइड्रोजन का मास होगा कितना होगा, मोलर मास हाइड्रोजन का 1 इतना टाइम हो गया, 1 होता है तो फिर इसका कितना हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल है तो इसका 2 हो जाएगा, और H2SO4 एज अ मॉलिक्यूल इस पूरे का कितना होता है 98, तो 2 आउट ऑफ 98 सिंपल परसेंटेज जैसे निकालते हैं कि भाई मतलब करके देख लेते हैं देखो 2/98 इंटू 100, ये हमारे पास क्या की परसेंटेज आ गई H की। फिर अगर मैं निकालू परसेंटेज सल्फर का, तो सल्फर का मेरे पास कितना मास होता है 32 होता है, एक ही प्रेजेंट है तो 32 अपॉन में मॉलिक्यूल पूरे का कितना मास है 98 इंटू में 100, ये आंसर आ गया। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना तो यार परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, मोलर मास को किससे डिवाइड कर दो, पूरे मोलिकुलर मास से। Done. अब हम बात करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है ग्लूकोज C6H10O6, इसको अगर मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में निकालू, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं निकालू तो देखो पूरे को 6 से डिवाइड कर दूं, ये क्या हो जाएगा C1H2O1, समझ आया, ये है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसके बाद अगर मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो वो होल नंबर तो रहेगा नहीं, ये होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, इससे ज्यादा ये होल नंबर बिल्कुल स्मॉलेस्ट होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ सकता। ये मेरे पास क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया ग्लूकोज का, समझ आ गया, सिंपल, ये होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, बट इसको निकालने का तरीका हमें जानना जरूरी है, ठीक है। और ये क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बताए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हो सकता है ना, जैसे अगर मैं ले लूं CH4, अब यार इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, यही तो होगा 1 और 4, इससे ज्यादा तो ये कहाँ ही डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट हमेशा नहीं होता, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखो, स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला मे और मे नॉट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके, कभी कभार करेगा कभी कभार नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या होता है देखो तरीका, मैं क्वेश्चन के तौर पे बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सोडियम कितना है मेरे पास 44%, ठीक है, फिर कार्बन मेरे पास कितना है 12%, बाकी रिमेनिंग ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे देखो, ये हमें दे रखा है, अब मैं इसको थोड़ा हटा दूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, सोडियम हमारे पास कितना था 44, ओके, और फिर मेरे पास क्या था, कार्बन मेरे पास 12 और ऑक्सीजन कितना था बचा हुआ।
अभी बचा हुआ का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली बात है हम टोटल को एज्यूम करेंगे एज 100, तो 100 में से ये इतना है, ये इतना, तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 66, और ये कितना हो जाएगा 5, तो सॉरी 6 और 5, तो 100 माइनस 56 कितना हो गया 4 4, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 44 ही है। ठीक है, अब मैंने बताया था इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम, यहाँ पे लिख लेंगे कार्बन, यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन। सोडियम कितना है हमारे पास 44%, 12%, 44%। इसी को ही हम किस में ले लेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लेंगे। कैसे, मास की फॉर्म में हम बोलेंगे कि 100 ग्राम में से 44 ग्राम सोडियम है, 12 ग्राम कार्बन है और 44 ग्राम क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हम बोलेंगे, बोल सकते हैं कुछ में बोल लो, तुम बोलो 100 मोल्स, 100 मोल्स में से 44 मोल्स सोडियम के हैं, 12 मोल्स इसके हैं, 44 मोल्स इसके हैं, डजंट मैटर, हम अपने हिसाब से हमने बस पीछे जो सफिक्स लगता है मोल्स मास ग्राम वगैरह इन सबको चेंज कर, हम बोले कि भाई 100 मीटर में 44 मीटर ऑक्सीजन का है, 12 मीटर कार्बन का है, वो भी सही है, डजंट मैटर। अब हम क्या करेंगे इसको, हमें क्या निकालना है, सबसे पहला हमारे पास स्टेप क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में, कि हमारे पास जो भी गिवन एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। हमें सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का मोलर मास पता है, गिवन मास पता है, यही गिवन मास है। ठीक है, यही तो दे रखा है, तो गिवन मास क्या है इसका 44 ग्राम कार्बन का, 12 ग्राम ऑक्सीजन का, 44 ग्राम। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आ गए, ठीक है 1.1 1 और 2.8। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसी नंबर ऑफ मोल्स को अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेट कर लो। 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 2, 1 तो 1 ही रह गया, और 2.8 को अप्रोक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं 3। यही हमारे पास क्या है होल नंबर रेशो आ जाएगा। कैसे, देखो सोडियम को लिखेंगे, सोडियम के आगे क्या लिखेंगे Na2, कार्बन के आगे कुछ नहीं, और ऑक्सीजन के आगे 3। अरे ये तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, यही हमारे पास क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब क्या हो सकता है ना कि हमारे पास ये क्या है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है। मैंने बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला कभी कभार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पर है हमें नहीं पता, हमें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे निकालना होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जो भी परसेंटेज वगैरह होगा उसी को ही हम मास मान के, ठीक है मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को अपने तरीके से इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। लो, फिर Na के सामने 2 रख दिया, C के सामने 1 रख दिया, ऑक्सीजन के सामने 3 रख दिया, यही एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और कुछ नहीं करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला बस, और क्वेश्चन में ही दे रखा होगा कि कैसे निकालना है, वो परसेंटेज वगैरह दे रखा होगा। ठीक है, ऐसे निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें, है ना, क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड जिसमें मेरे पास 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। ठीक है, और हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है हमें 98.96 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बताना है। ओके, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो अब इसको पॉज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे सोचो, नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए हमने क्या बताया था, देखो ये सब लिख लो, हाइड्रोजन कार्बन और Cl, यही था, हाइड्रोजन कार्बन और Cl था। ठीक है, हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे क्या है देखो 4.07 है, क्या लेंगे अप्रोक्सीमेट करके 4 ले लो। देखो इस चैप्टर में क्या है अप्रोक्सीमेशन चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो देखो पॉइंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा ही पॉइंट पॉइंट है, तो इसको अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट कर लो। 4 है हमारे पास, इसका मास हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा 24, और इसका मास कितना हो जाएगा 72। ये मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से अप्रोक्सीमेट करा है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, मोलर मास से डिवाइड 1 से, इसको 12 से, कार्बन का कितना होता है मोलर मास 12, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, क्या लेंगे 36 ले लेंगे। इजी टू कट है, ऊपर नीचे आसानी से कट जाएगी। ठीक है, इसको काटो, इसका आंसर क्या आ गया 4, इसका क्या आ गया 2, इसका क्या आ गया 36 इंटू 2 6 10 2 3 6 2। अब देखो ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, नहीं। तो फिर अब हम इसको क्या करेंगे सिंपल बना लेंगे, इसको वापस से 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। सिंपलेस्ट बनाने के लिए डिवाइड वगैरह कर दो, अप्रोक्सीमेट वगैरह कर दो, सिंपल बनाना है कि भाई इसके बाद हमारे पास और सिंपल ना हो, इसके बाद अगर मैं डिवाइड करूँ तो पॉइंट आ जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है। अब इसको लिख दो, देखो H2CCl, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं CH2Cl। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला।
अब हमें निकालना क्या है, ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या दे रखा था, एक और चीज, मोलर मास। मोलर मास क्या था, 98.96 ग्राम, है ना, 98.96 ग्राम ही दे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल मास, और अब देखो क्या होता है, हमारे पास क्या है, मोलर मास हमें दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2Cl, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इस वाले केस में हम देखो क्या करेंगे, मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास समझ आया, एम्पेरिकल मास क्या था, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका मास निकाल लो। इसका मास क्या है हमारे पास, 12 + 2 + 35.5, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 49.5, ठीक है, 49.5 आ गया इसका आंसर। अब मोलिकुलर फॉर्मूला के लिए मैं क्या करूंगा, मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। देखो अगर कोई चीज याद रखनी है तो ये चीज याद रखो, विच इज मोलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, ठीक है, ये हमें क्या देगा, मोलिकुलर फॉर्मूला देगा, बहुत ईजी है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो 98.96 अपॉन में 4.95, इट इज ऑलमोस्ट बराबर किसके, इसको अप्रोक्सीमेट किसको करेंगे, 100 के साथ, इसको अप्रोक्सीमेट किसके करेंगे, 5 के साथ, ठीक है, और ये 100 हो गया, ये 5 हो गया, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 के बराबर, ठीक है, 49.5 है ना, हाँ, तो ये किसके बराबर आ गया, 50, सॉरी ये अप्रोक्सीमेट 50 और ये 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, एन फैक्टर, इट्स लाइक दिस, ये क्या है, 2 आ गई इसकी वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास को हमने डिवाइड करा, तो आंसर क्या है, 2। ये सब अप्रोक्सीमेशन से करना है। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो था उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH2Cl का होल ट्वाइस, इसको खोल के लिख दो, C2H4Cl2, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ आया, हमने क्या करा, सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, मैंने बताया था कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, गिवन मासेस दे रखे तो क्वेश्चन है, मोलर मास से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब वो क्या होता है, सिंपलेस्ट होल रेशो में हमें करना है, अप्रोक्सीमेट करके कर लो, या तो जैसे तैसे इसको सिंपलेस्ट होल रेशो में करो, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने इसको 2 से डिवाइड करा था, ठीक है, वैसे हमें करना है सिंपलेस्ट होल रेशो में। फिर वो हमारे पास क्या आ जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है, उसको पुट कर दो वैल्यूज को उन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के साथ। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्वेश्चन में दे रखा होगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड इतना है, तुम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन में एम्पेरिकल मास, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे अप्रोक्सीमेट करके, हमारे पास जो भी आंसर आएगा, देखो हमें क्या राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 100 कर दिया, नीचे 50 कर दिया, तब जाकर 2 आया, और 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पॉइंट डिजिट से थोड़ी मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 आ गया। अभी जो 2 आया ना, इसको मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में एन, और ये एन क्या है, ये है एन। समझ आया, समझ आया, एक बार एनसीईआरटी खोलना और क्वेश्चन करना, या फिर ये क्वेश्चन वापस से शुरुआत में बैक जाके फिर से कर देना, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, डन। अब हम देखते हैं क्या, इन अ गिवन कंपाउंड परसेंटेज एस इज 4%, कैलकुलेट लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ये बहुत जरूरी है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ गिवन कंपाउंड हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि परसेंटेज एस कितना है, परसेंटेज एस है 4%, ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। अभी लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखो लीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, ठीक है, कि भाई हमें मॉलिक्यूलर मास मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट मास, ठीक है, बी एक्स एम, हमने क्या कर लिया एम, और ये सल्फर है, परसेंटेज एस, कि सल्फर का कितना परसेंटेज, 4%, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि मॉलिक्यूल का हमने मास कितना एज्यूम कर लिया, एक्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल का मास हमारे पास एक्स आ चुका है, ठीक है। अब एस का कितना परसेंटेज होगा, अब मैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया था ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है उसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना है, तो परसेंटेज एस कितना हो जाएगा, हमारे पास सल्फर का मास, अब सल्फर का मास कितना है, देखो लीस्ट के लिए अगर मेरे को निकालना है कि लीस्ट मॉलिक्यूलर मास के लिए, इस वाले केस में सल्फर का हमें क्या मास 4% लेंगे, नहीं, हम मास सल्फर का क्या लेंगे, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका सल्फर का कितना होता है 32 अपॉन में टोटल मास कितना मॉलिक्यूल का एक्स, ठीक है, ये इनटू में 100, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एस। ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज एस हमें निकालना है, हमने हमें दे रखा है परसेंटेज एस की वैल्यू, हमने ये भी निकाल ली है परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टॉपिक से, इन दोनों को इक्वेट कर दो, 32/x इनटू में 100 इज इक्वल टू 4, है ना, परसेंटेज एस इसके बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, ये 25 हो जाएगा, तो इट इज 32 इंटू में 25 विच इज x, फिर इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 800, 800 लो,
समझ आया? ऐसे करना है। लीस्ट मॉलिक्यूलर मास के केस में हम क्या करेंगे, जो भी मॉलिक्यूल का मास होगा ना उसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। फिर हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज एस दे रखा है इस वाले में, मान लो परसेंटेज एच दे रखा हो, परसेंटेज सीएल दे रखा हो, डजंट मैटर। हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के तरीके से परसेंटेज एस वापस से निकालेंगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। वेरी वेरी सिंपल। बट याद रखना है कि लीस्ट मॉलिक्यूलर मास आ जाए तो हमें मॉलिक्यूल का मास क्या रखना है, एक्स एज्यूम करना है।